हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ वो बीसीसी एलई के लिए अभी स्पेशली ले रहा हूँ। ठीक है, एसएससी जेई का भी मेरा टारगेट है जो कि मैं क्लास लूँगा आफ्टर बीसीसी एलई सिलेबस कंप्लीट के बाद। ठीक है, तो देखिए मैं बीसीसी एलई के सिलेबस में मैं मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ में जो हम लोग है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे जो कि आपका था सॉलिड ज्योमेट्री, उसमें हम लोग फुल कंप्लीट बात कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जाइए सिंपली प्लेइंग लिस्ट में। ठीक है, प्लेइंग लिस्ट में आपको सॉलिड ज्योमेट्री का पूरा एक प्लेइंग लिस्ट मिलेगा। ठीक है, उसको आप पूरा जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो ये वीडियो होने वाला है मेरा, इसमें हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले रहेंगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले जो मेरे पास जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन कर रखा है वो आपका मेंशन किया हुआ है रिव्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिमिट का मैं 2 वीडियो लूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला बेसिकली जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो कि लिमिट के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। जैसे कि लिमिट होता है क्या है, लिमिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, लिमिट निकालने के मेथड्स क्या क्या होते हैं, लिमिट के कितने टाइप होते हैं, कुछ इस तरीक़ा से बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आज का जो क्लास होने वाला है वो डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक का नाम दे रखा है वो टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि लिमिट जो है उसको लिमिट की जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लिमिट का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो सबसे पहले लिमिट का डिफिनेशन ही लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग लिमिट का डिफिनेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन मैथमेटिक्स ए लिमिट इज़ अ वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स में जो हम लोग लिमिट की बात करेंगे वो लिमिट जो होता है बेसिकली आपका फंक्शन का एक वैल्यू होता है। ठीक है, और वो जो वैल्यू होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है किसी भी लिमिट का वैल्यू। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए फंक्शन विच गिव अस अप्रोच वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन जो वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो वैल्यू देता है किस क्या कौन सा वैल्यू देता है, वो अप्रोचेज वैल्यू देता है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है बल्कि वो एक अप्रोचेज वैल्यू देता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अप्रोचेज वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, और जो अप्रोचेज वैल्यू आती है वहीं लिमिट का भी वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि लिमिट की आखिर में रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी, लिमिट हमको जानने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, अगर ये चीज़ आप जान जाइएगा तो आपको लिमिट पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि लिमिट आर इसेंशियल टू कैलकुलस एंड आर यूज टू डिफाइन कंटिन्यूटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, आने वाले अपने वीडियो में बात करने वाले होंगे हम लोग कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी से आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे या इंटीग्रल की बात करेंगे तो उसके पहले हमको लिमिट आना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, विदाउट लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव और इंटीग्रल जानना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो लिमिट की ज़रूरत पड़ी वो पड़ी थी कहाँ, किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो कंटिन्यूटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास जो लिमिट होते हैं वो लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, लिमिट को लिखने का मेरा तरीका क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसीलिए लिखा है कि जो हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिमिट, ठीक है, यानी कि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे किसी लिमिट को, वो किस तरीक़े से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई लिमिट लिखना होता है तो लिमिट को हम लोग शॉर्ट में LIM लिखेंगे, और जिस चीज़ का वो फंक्शन होगा, यानी कि x का फंक्शन होगा तो x का, y का फंक्शन होगा तो y का। ठीक है, तो यहाँ पे जो x टेंस टू, ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान आप बना हुआ देख सकते हैं, उसको x टेंस टू पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लगा है तो x टेंस टू, y लगा हो तो y टेंस टू। ठीक है, और यहाँ पे जो c लिखे वो कांस्टेंट होगा कोई। ठीक है, वो कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा L, जिसको मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू L आएगा वही होगा बेसिकली आपका लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा
सो दैट कि आपको अच्छा तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप जो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है वो फंक्शन लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन का एक्स माइनस का 1। ठीक है, ये बेसिकली कोई हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू आप निकालिए। तो जब आप 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालने जाइएगा तो पाइएगा कि ये जो फंक्शन हो वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू ही हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू के यहाँ पे 1 रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 यानी कि 0 हो जाएगा, और ऊपर में भी आपका क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 अपॉन 0 जब भी आता है तो वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इंडिटरमिनेंट फॉर्म के भी रूप में इंडिटरमिनेंट फॉर्म को भी थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव होते हैं, और 0 इंटू का इन्फिनिटिव हमेशा क्या होते हैं, इंडिटरमिनेंट टर्म होते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आपका इंडिटरमिनेंट टर्म होते हैं। या 0 टू द पावर 0 हो जाएगा तो वो भी इंडिटरमिनेंट आएगा, या 1 टू द पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, या इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ये जो 7 टर्म है यहाँ पे वो क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग अभी तक कभी भी मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो x इक्वल टू 1 रखने पे ये वाला जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इनडिटर्मिनेंट तो x इक्वल टू 1 पर है, बट मैं ये चाहता हूँ कि 1 इक्वल टू यानी कि 1 के तरफ यदि हम लोग वैल्यू को रखते जाएं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली रहेगी, इसके बारे में हम लोग जानना चाहें। ठीक है, देखिए मैं एक बार और इस चीज़ को बात को आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम लोग x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वैल्यू जो दे रहा है वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म दे रहा है कि जो कि भाई 0/0 आ रहा है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि 1 डायरेक्टली ना रख करके मैं 1 के करीब कुछ ऐसे वैल्यू रखें, और उस पर ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वैल्यू इंडिटरमिनेंट देता है या कुछ और देता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। ठीक है, आपको ग्राफ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट में लिया हूँ वो लिया हूँ 1। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि 1 जो है 1 के करीब, यानी कि 1 के करीब कौन कौन से नंबर है उसको रख करके मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में जो फंक्शन है वो फंक्शन किस चीज़ का वैल्यू दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक्स जो है वो 1 के करीब लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के करीब जब मैं लेने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि 1 के करीब कुछ ऐसे पॉइंट को कंसिडर करूँगा जो कि पॉइंट मुझे एग्जैक्ट 1 नहीं होगा बट कि 1 के बहुत ही नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ 0.99 लूँ। ठीक है, या 0.99 लूँ या 0.9 लूँ, तो मैं इन सारे पे वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि ये कौन सी वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन का। ठीक है, तो इसका मैंने एक कंप्लीट आप लोगों को एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, उस बॉक्स में इस वैल्यू को लिखा हूँ। ठीक है, तो उस वैल्यू को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पे जो x यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद भी मैं कुछ ऐसे वैल्यू कंसिडर करूँगा जो कि बहुत ही नियरेस्ट होंगे किसके, 1 के। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे 1 है उसके बहुत ही नियरेस्ट होंगे, और इस वाले वैल्यू पे भी हम लोग चेक करेंगे कि ये किसके अप्रोक्सीमेट यानी किसके अप्रोच में वैल्यू ये दे रहा है इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम बॉक्स। तो मैंने जो यहाँ पे बॉक्स बनाया है वो बॉक्स कुछ इस तरीका से, जैसे कि मैं बात करूँ कि अभी जो बात करें कि जब भी हम लोग जो फंक्शन हम लोग लिए थे उस वाले फंक्शन को यदि x इक्वल टू 1 रख के हम लोग फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे थे तो उस पे वैल्यू मेरा आ जा रहा था क्या, इनडिटर्मिनेंट आ जा रहा था, जिसको अनडिफाइंड भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब बेसिकली अपने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं वो ये चाहता हूँ कि 1 के करीब। ठीक है, तो 1 के करीब दो तरह के करीब हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि 1 से बड़ा के करीब में हो सकता है, या वो एक 1 से छोटा के करीब में हो सकता है। तो मैं दोनों के तरफ का वैल्यू लेकर के चेक करने की कोशिश करा कि जो फंक्शन जो था मेरे पास वो कौन सा वैल्यू देने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इधर से मैं चलूँगा तो मैं क्या करने वाला रहूँगा कि छोटे से वैल्यू को लेते हुए मैं बड़े वैल्यू की तरफ चलने वाला रहूँगा, बट 1 नहीं लेने वाला रहूँगा, क्योंकि 1 पे तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, तो मैं 1 नहीं लेने वाला रहूँगा, बट कि
जी इधर से मैं चल करके इस 1 के तरफ आने वाला रहूँगा और चेक करूँगा कि कौन सा वैल्यू मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 0.9 रखता हूँ तो ये जो वैल्यू मिला है मुझे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो 1.900 मिला। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ और इंक्रीजमेंट करके मैं देखूँ यहाँ पे वैल्यू, तो वो मैंने वैल्यू लिया है कि 0.99 रख के देखें तो वो जो वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 1.9090 दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और आगे बढ़ के लूँ मैं यहाँ पे, तो 0.99 लूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू देने वाला रहेगा वो देगा 1.99। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह जैसे जैसे मैं इस साइड से इस साइड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 2 के करीब जा रहा है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि इस साइड से भी हम लोग आ सकते हैं, तो इस साइड से भी जब हम लोग आए कुछ इस तरीके से, जैसे कि 1.1 रखे, ठीक है, 1.01 रखे या 1.001 रखे, तो इधर से भी आप देख सकते हैं जो वैल्यू ये देने के कोशिश कर रहा है वो भी क्या देने की कोशिश कर रहा है, 2 ही देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, जो हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन कहीं ना कहीं हमको 2 की तरफ ले जा रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे जो है वो एक अप्रोच को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 अप्रोच को दिखा रहा है वहीं मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि यदि हमारे पास जो फंक्शन था वो ये वाला फंक्शन था, और यदि x=1 रख दे डायरेक्टली तो ये क्या हो जा रहा था, अनडिफाइंड हो जा रहा था। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 1 के तरफ ले जा रहा था, तो मुझे क्या मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहा था। ठीक है, या मैं ऐसे भी देखूं कि ये जो वैल्यू यहाँ पे था 1 से बढ़कर के बढ़ते हुए क्रम में 1 के तरफ आऊँ, यानी कि 1 के तरफ इस साइड वाला से आऊँ, तो जो वैल्यू यहाँ पे देने वाला रहा था वो भी 2 के नियरेस्ट दे रहा था, यानी कि मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि वो 2 ही देना चाह रहा था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू था यहाँ पे वो मुझे मिलेगा, लिमिट का वैल्यू वो मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेयर डजंट मीन्स दैट x=1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, इट्स जस्ट ए लिमिट वैल्यू। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब कि ये कहीं ये नहीं होता है कि जिस वैल्यू पे हम लिमिट निकालते हैं वो लिमिट जो होता है वो फंक्शन का वैल्यू देता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। होता क्या एक्चुअली, वो उसके करीब भी आ सकता है या उसके बराबर भी आ सकता है, बट वो फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल हम दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो कुछ इस तरीक़ा से है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन क्या था, f(x)=2 था, वो क्या था, x² - 1 अपॉन का x-1। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा हमको ऐसा ही करना पड़ेगा कि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा और इसके बाद से हमको अप्रोच वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जो अप्रोच वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या मुझे हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा सिंपल सी बात कि नहीं, आपको हमेशा ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स आएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक आएंगे, या मेरे पास कुछ ऐसे फार्मूला होंगे, या मेरे पास कुछ ऐसे रूल होंगे जो कि मुझे इन सबों के करने से बचा रहे होंगे। ठीक है, और आंसर भी हमको सेम देगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको यहीं पे जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल मैंने लिया है वो सेम ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो ये वही वाला एग्जांपल लिया है, और मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा कि इसका आंसर भी वही आएगा जो कि पिछला वाला एग्जाम्पल से हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो ये है कि x² - 1 अपॉन का x-1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि x² - 1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि x² - 1 लिख सकता हूँ ना, और x² - 1² को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1+x+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और x-1 लिख सकता हूँ, और अपॉन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x-1 है, तो x-1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा x+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो दिखा रहा है ये x → x दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि x का वैल्यू 1 होने वाला है। ठीक है, तो मैं यदि 1 ही रख लूँ तो ये जो वैल्यू दे रहा है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग अप्रॉक्सीमेट भी यहाँ पे वैल्यू निकाले तो वो क्या मेरा लिमिट का वैल्यू आ रहा था, 2 ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या निकाला, 2 ही निकाला। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक या
मैं बोलूँ तो मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग लिमिट का वैल्यू निकालने वाले रहेंगे। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे कि हम लोग लिमिट का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इसकी भी हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि लिमिट का टाइप है उसको मैं बताने में इंटरेस्टेड रहूँगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अभी बेसिकली कि जो लिमिट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि लिमिट आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। ठीक है, तो जो लिमिट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड जो होते हैं राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में होते क्या हैं, तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास एक पॉइंट होगा, जैसे मैं इस वाले पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस वाले पॉइंट पे आने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो एक तो इधर इस साइड से आने का, इस साइड से आने का मेरे पास रास्ता है और सेकंड जो है आने का इस साइड से रास्ता है। ठीक है, तो जब मैं इस वाले साइड से चल रहा हूँ तो इस वाले साइड से यानी मैं किधर चला हूँ, राइट से चला हूँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इस वाले साइड से चला हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इन दोनों रास्तों को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीके से लिखेंगे हम लोग एज ए मैथमेटिकली, और राइट हैंड जो है यहाँ पे उसको किस तरीके से हम लोग एज ए मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है उसको मैथमेटिकली टर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ कि एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट ए। ठीक है, तो जब भी हम लिमिट की बात करने वाले रहेंगे तो उसमें हमको एक पॉइंट ऑलवेज गिवन रहेगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट एक्स इक्वल टू का ए मान रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग तब डिफाइन कर सकते हैं कि जो लिमिट होगा वो एक्स टेंस टू ए होगा और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अभी बेसिकली आप लोगों से क्या बता रहा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट को एज ए मैथमेटिकली हमको लिखना होगा तो उसको किस तरीका से लिखेंगे इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले थे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने वाले रहेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीका से लिखा है। ठीक है, वो क्या लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए एल लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और ए जो है यहाँ पे लिमिट वो उसके ऊपर एक माइनस का नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और ये माइनस का नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है मेरे पास, ये बेसिकली दिखा रहा है कि लेफ्ट से वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यानी लेफ्ट से आ रहा है कहने का मतलब कि ये छोटे वैल्यू को लेते हुए आगे तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, और यदि उसी तरीके से मैं बात करूँ कि लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे तो उसको यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं जिसमें कि हम लोग लिखने वाले रहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए टू दी पावर पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि ये जो वैल्यू है वो बड़े वाले वैल्यू को लेते हुए जिस लिमिट के तरफ हमको जाना है उस लिमिट के तरफ वो वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मैंने यहाँ पे एज ए मैथमेटिकली किस तरीके से लिखना है इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि बराबर हो गए तो वो जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके आने वाले वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस ये तभी हो सकता है जब भी फंक्शन उस पॉइंट पे बराबर होगा, तब भी ये यानी कि तीनों ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई करेगा तब वो कंटिन्यूटी होगा। तो इसके आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट इतना आप यहाँ पे समझिए कि जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो जब भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कहीं ना कहीं हमको हमारे पास यदि कोई एक हमारे पास एक लाइनिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कोई पॉइंट दिया हुआ जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना होगा, तो यदि इस साइड से चलते हैं तो हमको जो मिलने वाला होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलता है, और इस साइड से यदि हम लोग चलते हुए आते हैं तो वो मिलता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस वाले साइड से चल रहे तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये कम वाले वैल्यू से होते हुए जिस वाले लिमिट की तरफ जा रहा है उस वाले वैल्यू की तरफ जा रहा है, यानी कि जो ये है वैल्यू वो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो मैं क्या करने वाला रहूँगा, नेगेटिव लेने वाला रहूँगा। ठीक है, तो इसको जो बेसिकली हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो। ठीक है, और एफ ए माइनस का एस
एच लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि एक्स जहाँ पे है वहाँ पे ए माइनस का एच मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स था वो उसके जगह पे मैंने क्या पुट करा है, ए माइनस का एच। ठीक है, तो ए माइनस का एच जैसे ही पुट करूँगा तो एक्स जो एक जो यहाँ पे एक्स है वो कहीं ना कहीं ए के तरफ जा रहा होगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ए के तरफ जा रहा होगा, कौन, एक्स जा रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स इजकल टू का ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए तो ए था ही और एच जो था ए था ही। ठीक है, तो ये जो लिमिट आ जाएगा वो एच टेंस टू जीरो के तरफ जाने वाला रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, उसी तरीका जब मैं बात करूँ कि राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ, तो राइट हैंड लिमिट है जो पॉजिटिव वैल्यू को यानी कि बड़े वाले वैल्यू को लेते हुए छोड़ जिस लिमिट को निकालना उस लिमिट की तरफ वो आ रहा है इस वाले साइड से। तो यानी पे यहाँ पे जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट बराबर वो हो जाएगा लेफ्ट लिमिट एच टेंस टू जीरो और ए प्लस का एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बेसिकली हमने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी हमने जो लेने की कोशिश करा है वो क्या लेने की कोशिश करा है कि एक्स इक्वल टू ए प्लस का एच पुट करा है। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरीके से आपको निकल जाएगा एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो आई होप कि वाला आप समझ गए होंगे। अगर इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे तो मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि हमारे पास कोई एक लिमिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस लिमिट को निकालने के मेरे पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो मेनली जो मेथड होते हैं वो मेथड होते हैं किसी भी लिमिट को निकालने का, वो 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, मैं फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग लिमिट निकालेंगे तो वो किसी न किसी फंक्शन का ही निकालेंगे, और वो जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए आपको 3 चीज़ ध्यान देना होगा। पहला, एक आपको फंक्शन चाहिए, दूसरा वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा उस फंक्शन पे कोई एक पॉइंट होना चाहिए, तब भी हम लोग लिमिट निकाल पाएंगे। ठीक है, और लिमिट निकालने का जो मेथड होगा वो हमारे पास 3 मेथड होगा। ठीक है, फर्स्ट जो होगा फ्रैक्शन मेथड होगा, सेकंड जो होगा वो होगा रेशियोलाइजेशन मेथड। ठीक है, और जो थर्ड होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास जो कोई भी हमारे पास लिमिट निकालना होगा तो फर्स्ट जो मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले रहेंगे वो फैक्टराइजेशन करने वाले रहेंगे। ठीक है, यदि फैक्टर से नहीं बनता है तो हम लोग बात जाएंगे उसको रेशियोलाइजेशन से। यदि रेशियोलाइजेशन से नहीं बनता है और फैक्टर से नहीं बनता है तब हम लोग अप्रोच लगाएंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेते हैं एग्जाम्पल और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया है वो पहले जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे एक आध बार वही वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फैक्टराइजेशन मैंने किया है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का जो है उसका फैक्टराइजेशन किया, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को इसको सिंपली लिख सकते हैं। तो उसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग पास मिल जाएगा एक्स प्लस का ए यानी कि एक्स प्लस का 1 इंटू का एक्स माइनस का 1 और अपन में मेरे पास क्या था एक्स माइनस का 1, तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो एक्स प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स टेंस टू ए है, एक्स टेंस टू 1 है, तो 1 का वैल्यू रखने पर ये जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2, और जो यहाँ पर 2 मिलेगा वही हो जाएगा मेरा वैल्यू लिमिट ऑफ ए वैल्यू। ठीक है, तो एक 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट कि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया वो सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीका, जैसे कि मैं बात करूँ कि एक्स अपन का 1 माइनस का रूट अंडर का 1 माइनस का एक्स। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली चाहता हूँ कि इसका आप लिमिट निकाल करके मुझे दिखाएं। ठीक है, तो इसका लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला रहूँगा कि इस वाले में देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास यहाँ पे जो हर में आ रहा है वो क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो रूट जब भी लगा हुआ हर में हमको दिखे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका हम लोग करते हैं रेशियोलाइजेशन। ठीक है, तो रेशियोलाइजेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ सिंपली कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको ऊपर वाला लिख सकता हूँ साइन को चेंज करके। ठीक है, यहाँ
पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने क्या किया है प्लस किया, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई किया और नीचे नीचे में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको सिंपली हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये जो वैल्यू मिल जाएगा वो कुछ इतना वैल्यू मिलेगा। और इस वाले में जो मैं लिमिट का वैल्यू रख दूँ तो लिमिट का वैल्यू क्या रखेंगे, नए वाले रहेंगे हम लोग 0। तो 0 रखते ही हमको लिमिट का जो वैल्यू रखेंगे तो हम मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले का लिमिट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैंने लिया है आप लोग के लिए यहाँ पे। तो वो एग्जांपल कुछ इस तरह का है, जैसे कि मैं बात करूँ कि लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किया सिंपली फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में मैंने क्या किया, सिंपली इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3 अपॉन का यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया है। तो उसको सिंपली यहाँ पे तोड़ लेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएंगे वो जाएंगे एक्स माइनस का 3 अपॉन का एक्स प्लस का 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिमिट का वैल्यू दे रखा है वो 2 दे रखा है। तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रखते ही हमको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिल जाएगा -1 अपॉन का 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा मुझे लिमिट का वो हो जाएगा -1 अपॉन का 4, ठीक है। तो आज का मेरा यही वीडियो मैं करूँगा एंड, ठीक है। और आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट इसके बारे में जो कुछ भी बात करेंगे वो अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक लिए हम बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।